नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। नीट की परीक्षा का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा को लेकर भी तमाम सवाल उठने लगे हैं। वहां पर परीक्षा में परीक्षा किसी और छात्र ने दी, नंबर किसी और के चढ़ गए। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि सरकार समर्थक लोग ऐसे छात्रों का ही मजाक उड़ा रहे हैं और उनको ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि जो युवा हैं उनके साथ हम खड़े हैं, विपक्ष उनके साथ खड़ा है। तो इसको लेकर अब एक नया मोर्चा खुलने वाला है। उधर नीट को लेकर लगातार तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी कुछ और मौके आने बाकी हैं, तब शायद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग स्वीकार हो। लेकिन उसके बाद भी स्वीकार होगी या नहीं होगी, क्योंकि एनटीए जो एजेंसी नीट जैसी परीक्षाएं आयोजित कराती है, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। लेकिन उस एजेंसी को भी धर्मेंद्र प्रधान क्लीन चिट दे रहे हैं। तो क्या कुछ है, मामला क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अदालत से भी आज एक बड़ी खबर आने वाली है। क्या है वो खबर, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं जो सीबीएसई का ताज़ा तरीन मामला है, उस पर किस तरीके से सरकार घिरी है। अब वहां पर सीबीएसई ने छात्रों को उसके अपने स्वमूल्यांकन के लिए उनको कहा कि वो कर सकते हैं। जब देखा गया स्वमूल्यांकन के लिए छात्रों ने उसको लॉगिन किया तो पता चल रहा है कि उनकी जगह उनके नंबर पर किसी और की कॉपियां चढ़ी हुई हैं। यानी उन्होंने लिखा कुछ है, नंबर कुछ और मिला हुआ है, और उनके लिखे हुए पर किसी और को नंबर मिला हुआ है। यानी पूरी तरीके से जिसको कहा जाए कि अंधेरगर्दी है। लेकिन इस अंधेरगर्दी को लेकर राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है सामने। उस ट्वीट को हम देखते हैं क्या वो कह रहे हैं और किस तरीके से छात्रों के साथ खड़े होने का वो वादा कर रहे हैं। राहुल गांधी का पहले ट्वीट देखते हैं, उसके बाद इस पर और आगे बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से शिक्षा को पूरी तरीके से मजाक का विषय बना लिया गया है। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि मोदी प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक हफ्ते से ओएसएम, गलत मार्किंग और जांच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। एक 17 साल का बच्चा जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे मदद नहीं, गालियां मिली। बीजेपी की आईटी सेल ने उसे एंटी नेशनल कहा, सोरोस का एजेंट कहा, डीप स्टेट का हिस्सा कहा। एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है और ये बीजेपी उसे देशद्रोही बना देती है। सच ये है, मोदी सरकार युवाओं और जेन जी से डरती है, क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं और जो सवाल पूछे उसे ये सरकार बदनाम करती है, डराती है, कुचलती है। पर सुन लीजिए मोदी जी, यही युवा, यही जेन जी आपका अहंकार तोड़ेगा। ये राहुल गांधी लिख रहे हैं। और एक चीज राहुल गांधी ने नहीं लिखी अमलेंदु जी, बीजेपी के आईटी सेल तो जो कर रहा है। यहां अपने को वरिष्ठ पत्रकार कहने वाले लोग उस छात्र को कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तानी है। हाँ बिल्कुल समीर जी, और ट्रोलिंग उसकी वो पत्रकार ही कर रहे हैं जो तथाकथित पत्रकार हैं। हालांकि वो सब सरकारी नौकर है, पत्रकार नहीं है समीर जी। पत्रकार कहना उनको पत्रकारिता पे लांछन लगाना है, वो पत्रकार नहीं है। लेकिन वो बीजेपी के एजेंट जरूर हैं, और जिसको कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी का आईटी सेल जो है वो इस तरह की तोहमत लगा रहा है। फिर समीर जी, जब राहुल गांधी ने मसला उठाया उसके बाद सीबीएसई हरकत में आती है और वही छात्र वेदांत श्रीवास्तव जो है जिसने ये लिखा था सोशल मीडिया पर, और उसके बाद फिर सीबीएसई उसकी कॉपी उसको देती है चेक करने के लिए, और फिर वो मालूम पड़ता है कि कॉपियां उसकी बदली गई थी। तो ये कॉपियां बदलने का खेल जो है ये कर रहा है। यानी समीर जी, जो अनपढ़ व्यक्ति जो है, जो चाय पर चर्चा करता है, परीक्षा पर चर्चा करता है, वो सारे देश को एंटायर पॉलिटिकल साइंस का जो है विद्यार्थी बनाना चाहता है। ये समझ में आ रहा है। यही राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जेन जी से डरते हैं, चूंकि खुद इन्होंने पढ़ाई लिखाई की नहीं है। तो ये जो है अब वो जेन जी को इस तरीके से डराने की कोशिश करते हैं, और इनके जो लघुए भगुए हैं वो आप सबको पाकिस्तानी एजेंट और सोरोस का एजेंट और जाने क्या क्या बताने की कोशिश करते हैं। ये समीर जी सामने आया। एक उसी का मसला नहीं आया, एक और लड़की थी संजना, उसका भी इसी तरीके से मसला आया, उसको भी एंटी नेशनल और जाने क्या क्या सब कहा गया, और बाद में सीबीएसई ने उसकी भी आंसर शीट जो थी फिर उसको दी कि हाँ उसकी भी कॉपियां बदल गई थी। तो ये समीर जी सामने आ रहा है किस तरीके से मतलब एनटीए को बर्बाद करने के बाद अगला नंबर जो है सरकार ने वो सीबीएसई का लगा दिया है। ये समझ में आ रहा है। सवाल ये पूछा जा सकता है समीर जी कि आखिर
ये जो किस तरीके से आपने ये जो बनाया सेल्फ असेसमेंट का सिस्टम जो है, इसकी कहीं कोई वैज्ञानिक परीक्षा हुई है इस सिस्टम की? जी। कहीं इसकी हुई कि आपने इसको लागू कर दिया, अचानक लागू कर दिया, और वो पोर्टल जो इसको आपने लॉन्च किया है, वो पोर्टल में तमाम दिक्कतें आ रही हैं, वो लॉगिन भी नहीं हो रहा है जी। और कॉपियां बदली जा रही हैं, स्कैन कॉपी लगी हुई है किसी की। भाई एआई जो है या कंप्यूटर जो है वो कैसे, समीर जी माली विज्ञान का विद्यार्थी है और उसने हिंदी में कुछ शब्द लिख दिया और अंग्रेजी में उसके लिए कुछ शब्द जो दूसरा आता है, तो कैसे चेक कर लेगा कि इसने सही शब्द लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ये वो तो उसी हिसाब से करेगा जो आंसर शीट उसको दी गई होगी, उससे अगर हूबहू वो मेल खा रहा है तो उसको नंबर दे देगा, नहीं तो नंबर नहीं देगा। और आप ये देखिए, चलिए साइंस में और मैथमेटिक्स में तो एक बार कुछ हद तक उसको समझ भी लेते हैं, ह्यूमैनिटीज में वो कैसे नंबर देगा अमलेंदु जी? इतिहास के प्रश्न को लिखने का तरीका किसी का अलग होगा, आपका और मेरा अलग हो सकता है, हिंदी किसी का लिखने का तरीका अलग होगा। यानी पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट वो जो एक श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है अपने राग दरबारी में, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने 60 के दशक में लिखा था और उसको चरितार्थ आज होना था। बिल्कुल वो चरितार्थ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लग रहा है इन सब ने राग दरबारी पढ़ी है, उसी को जो है वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, कि जितने आएंगे सब एक एक जमाते चले जाएंगे, सब जमाते चले जाएंगे, उसी में कर रहे हैं। और अंधेर नगरी चौपट राजा जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी ये सरकार सच साबित करती नजर आ रही है कि अंधेर नगरी चौपट राजा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख गए थे अंग्रेज के ज़माने में, उसको ही आप साबित कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख गए थे। ये समीर जी सामने निकल कर आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये समीर जी कि अब अच्छा हिंदी में एक आ गया, पंक्ति आ गई, कवि कहना क्या चाहता है। अब आप अपनी तरीके से लिखेंगे, कवि कहना क्या चाहता है, मैं अपनी तरीके से लिखूंगा, तीसरा अपनी तरीके से लिखेगा, 100 बच्चे होंगे, वो 100 बच्चे अलग अलग तरीके से लिखेंगे। एआई वो जांचेगा जो उसको लिख के दिया गया है। तो अब वहां कैसे आएगा कवि क्या कहना चाहता है? वो तो जब मोदी जी ने बता दिया वो तो वही कहेगा कवि कहना क्या चाहता है, तो सबको 0 दे देगा। तो यानी खुद अगर नहीं पढ़े हैं तो दुनिया को मत पढ़ने दो। तो ये जो है वो अब किया जा रहा है। तो इसी तरीके से हर शैक्षणिक संस्था जो है समीर जी, उसका भट्टा बैठाया जा रहा है। राहुल गांधी इसी बात को कह रहे हैं, बिल्कुल इस बात को कह रहे हैं। और इधर उसका 17 साल का वो लड़का सीबीएसई का एग्जाम दिया हुआ है, यानी अगर वो अब बता रहा है कि सीबीएसई ने उसके साथ गलत किया है, इसकी वो सूचना दे रहा है, तो कैसे बीजेपी का आईटी सेल उसको ट्रोल कर रहा है? यानी वो विदेशी हो गया, वो पाकिस्तानी हो गया। लेकिन उस जो बालक है उसके भाई ने, उनका नाम है सिद्धांत श्रीवास्तव, वो उस पर कह रहे हैं कि किस तरह से वो मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। एक तरफ तो उसकी जो जाहिर सी बात है, अगर जो छात्र कह रहा है कि उसकी कॉपी बदल दी गई, इसका मतलब उसने उससे बेहतर लिखा होगा। उसने जो अच्छा लिखा, रात दिन पढ़कर मेहनत करके अच्छा लिखा, लेकिन उसकी कॉपी बदल दी गई है। उसके बाद उसको ट्रोल किया जा रहा है कि ये तो पाकिस्तानी है, देशद्रोही है। अब उस पर क्या गुजर रही होगी, सुनते हैं उसके भाई ने जो लिखा हुआ है, सिद्धांत श्रीवास्तव ने क्या कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं उनको। आपके भाई ने जो मांगी की थी बीजेपी को, कुछ दिक्कत आई? क्या दिक्कत थी? ये दिक्कत थी कि उसकी आंसर शीट किसी और से एक्सचेंज कर दी गई थी और हमें जो नंबर मिले थे वो किसी दूसरे के आंसर शीट के बेसिस पर दिए गए थे। अच्छा, तो उसके बाद आपने शिकायत कराई थी? हाँ, वो हमने शिकायत सीबीएसई को भी मेल करा था, एक वीडियो भी बनाया था और हमने एक न्यूज चैनल को भी इंटरव्यू दिया था एंड ट्वीट भी करा था। तो अब क्या आया क्या? हाँ, जब इस मामले को बहुत पब्लिक अटेंशन मिला तो सीबीएसई ने हमें रीच आउट करा और हमें सही आंसर शीट भेज दी गई है। उसमें वेदांत के नंबर पहले 65 थे, अब वो 74 हो गए हैं। उसको आगे हम रिवैल्यूएशन के डालेंगे, बिकॉज हमने देखा है कुछ जगह पर जहाँ उसे नंबर दिए जाने चाहिए थे, कुछ क्वेश्चंस में 0 नंबर दिए गए हैं, जबकि उसने पूरा आंसर लिखा है। तो उसके लिए हम रिवैल्यूएशन के लिए जाएंगे। क्या मानते हैं कि सीबीएसई ने आपकी गलती भी काफी बच्चों में दिक्कतें आई हैं और नंबर कम आए हैं? हाँ जी, वेदांत का केस खुलने के बाद और भी बच्चे सामने आए, संजना जैसे और भी बाकी बच्चे, और उनको भी अब मैंने देखा कि सीबीएसई रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि और बच्चों के लिए भी एक फॉर्मल पोर्टल जो है वो स्थापित करा जाए, जहाँ से वो इस तरह की परेशानियों को सीधे सीबीएसई को बता सके और उन्हें हमारी तरह पब्लिक सपोर्ट और इन सब ट्रोलिंग का सामना ना करना पड़े। तो ये यहाँ पर किस तरीके से उसको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, और एक 17 साल के बच्चे को उसने पढ़ाई की और कैसे उसके, अब ये तो करिए ये व्यवस्था दी गई अमलेंदु जी, अदरवाइज तो उसको पता भी नहीं चलता। वो अगर 100 में 97 नंबर पाने वाला रहा होगा, उसको 40-45 नंबर मिल जाते हैं, जिस तरह से उसकी कॉपी बदल दी गई है। बदल दी, बता तो रहा है कि उसके 97 नंबर आया, उससे पहले जो थे वो क्या 67 नंबर आ रहे थे।
कॉपी बदल गई, यानी 67 नंबर जिसके आ रहे थे उसको चले जाते 97 और 97 वाले को मिल गए 63 नंबर। तो ये हो रहा है। तो ये इस तरह से 18.5 लाख विद्यार्थी जहां पर 12th का एग्जाम दिए हुए हैं, कैसी अंधेरगर्दी हो रही है इस बोर्ड में। मतलब ये CBSE बोर्ड पूरे देश में सबसे ज्यादा स्कूल जो है इसी के साथ संबद्ध है, उन छात्रों के साथ क्या कुछ हो रहा है, ये कितनी हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल हैरान करने वाली बात है समीर जी। छात्रों साथ जो हो रहा है, और छात्र ही खुलकर सामने आ रहे हैं। और राजीव जी, अभी भी छात्रों की जो है, मतलब जो ओरिजिनल हैं उनकी हाँ समीर जी उनकी अभी भी उम्मीद जो है वो राहुल गांधी से ही है जी। राहुल गांधी ने जब इसको किया तब जाकर CBSE जागा, उस कॉपियाँ बदली गई, संजना की भी बदली गई, और भी जो शिकायत कर रहे हैं उनकी भी कॉपियाँ जो है वो बदली जा रही हैं। एक छात्र है तन्मय कश्यप, उसने समीर जी सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है, और वो चिट्ठी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और ये समझ में आता है कि जो जेनजी है उसकी उम्मीद राहुल गांधी क्यों है जी, ये समझ में आता है। तो वो चिट्ठी हम लोग देख सकते हैं। बिल्कुल में, आप हिंदी में बता दें। जी बिल्कुल, वो पत्र है तन्मय कश्यप, वो भी 12वीं का छात्र है। उसने राहुल गांधी को पत्र लिखा है और लिखा है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, मैं CBSE क्लास 12 का छात्र हूं और ये बात मैं टूटे दिल और आंखों में आंसू लिए लिख रहा हूं। 2 साल की कड़ी मेहनत, पसीना और बिना सोए बिताई रातें, सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो गया। आपके OSM सिस्टम ने हमें धुंधली, पढ़ने लायक न होने वाली आंसर शीट दी। रीइवैल्यूएशन पोर्टल पहले दिन से ही क्रैश हो रहा है। पेमेंट बार बार फेल हो रहे हैं। तकनीकी गड़बड़ियों के कारण छात्रों से 2 लाख रुपए और 1 लाख तक ज्यादा पैसे वसूले गए। हैकर्स साइट पर हमला कर रहे हैं और इसमें लगातार देरी हो रही है और बेकार के एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। हमारी कड़ी मेहनत के बावजूद हम में से लाखों छात्र कई विषयों में फेल हो गए। मैंने अभी अभी इसी दुख के कारण अपने करीबी दोस्त को खो दिया। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। कई और छात्र भी मानसिक रूप से टूट रहे हैं और आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार बिखर गए हैं। JEE, नीट और कॉलेज में एडमिशन पाने के हमारे सपने खत्म हो गए हैं। हम सिर्फ आंकड़े नहीं, हम आपके बच्चे हैं। सर, कृपया संसद और मीडिया में हमारे लिए आवाज उठाएं, इस राष्ट्रीय संकट का मुद्दा उठाएं। इस OSM आपदा के कारण फेल हुए हर छात्र के लिए इस साल सभी विषयों में 15 से 20 ग्रेस मार्क्स देने की मांग करें। इससे हम में से 50-60% छात्रों की जान बच जाएगी और हमें जिंदगी जीने का एक और मौका मिलेगा। हम आपसे गुजारिश करते हैं और जाने ना जाने दे। तो ये और कई, अच्छा, उसने प्रधानमंत्री को भी, PM ऑफिस को भी और प्रधान जी को भी, सबको टैग किया हुआ है और ये लिख रहा है। अब आप देखिए कि एक छात्र की बेबसी नहीं, ये सारे 18.5 लाख छात्रों की है। और जिस तरह से अभी ये दिख रहा है अमलेंदु जी की शीट बदल दी गई है, लिखा किसी ने कुछ है और उनकी कॉपी बदलकर वो नंबर किसी और पर चढ़ रहा है। ये अब उनके साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है, विश्वासघात हो रहा है। बिल्कुल समझिए, ये साफ समझ में आ रहा है कि किस तरीके से छात्रों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, कॉपियां बदली जा रही हैं और इस तरीके से अन्याय जो छात्रों के साथ हो रहा है। वो कह रहा है कि 50 से 60% छात्रों के साथ यही है। तमाम बच्चे जो है वो फेल हो गए इसी OSM आपदा की वजह से। अब ये OSM आपदा क्यों लाई गई है, इसके लिए भी क्या इजराइल और ईरान का युद्ध जिम्मेदार है? मोदी जी बताएं इसके लिए, धर्मेंद्र प्रधान बताएं इसके लिए कि भाई इसके लिए भी क्या जो इजराइल और ईरान का युद्ध है वो जिम्मेदार है। क्योंकि हर चीज़ के लिए या तो पंडित नेहरू जिम्मेदार है या इजराइल और ईरान का युद्ध जिम्मेदार है। तो अब ये नई व्यवस्था लागू की, इसके लिए नेहरू जिम्मेदार हैं कि इसके लिए ईरान इजराइल का युद्ध जिम्मेदार है या नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है? इन 3 में से कोई एक जिम्मेदार होगा। नरेंद्र मोदी बता दें कौन जिम्मेदार है इसके लिए, हम उसी को मान लेंगे। जिम्मेदारी ही तो यहाँ पर नहीं ली जाती है, यहाँ क्रेडिट ली जाती है। हाँ, तो क्रेडिट लिया था तो इसका क्रेडिट ही दे दें, पंडित नेहरू को दे दें, इसका क्रेडिट इजराइल ईरान को दे दें, खुद ले लें। क्यों बनाया उन्होंने बोर्ड? अगर नहीं बनाए होते अपना आराम से कॉलेज इम्तिहान लेता, पास कर देता, कोई जरूरत ही नहीं। हाँ, कोई जरूरत नहीं थी तो इसको कर लेते। तो ये समझिए, समझा सकता है कि किस तरीके से छात्रों का भविष्य बर्बाद करने की तरफ ये सरकार बढ़ रही है। फिर वही बात है, चूंकि हम नहीं पढ़े तो दुनिया को पढ़ने नहीं देंगे। हमारे समीर जी एक परिचित थे, वो हमारे पिताजी के स्टूडेंट थे और शिक्षक भी थे। तो वो कहते थे कि मैं किसी को भी 50% से ज़्यादा नंबर देता ही नहीं हूँ। तो हमारे फादर ने पूछा क्यों नहीं देते? बोले चूंकि मेरे ही कभी नहीं आया 50% से ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे नहीं आया तो बाकी किसी के आएंगे ही नहीं। लेकिन उन्होंने बनाया हुआ था अपना असूल की 50% ज़्यादा हम देते ही नहीं है, क्योंकि उनको शिक्षक की नौकरी मिल गई थी और उनके 50% से कभी ज़्यादा नहीं आए थे। तो यही जो है एंटायर पॉलिटिकल साइंस का हो रहा है कि हम नहीं पढ़े तो हम दुनिया को नहीं पढ़ने देंगे। अरे भाई, तुमको किसी ने पढ़ने से थोड़ी रोका था, मगर तुम तो पढ़ने से रोक रहे हो। ये है समीर जी किस्सा। बिल्कुल, लेकिन इसको लेकर जिस तरह से छात्रों का, ऐसा नहीं है कि छात्रों को सब ने उनके हाल पर छोड़ दिया है। समर्थन में बहुत से लोग आ रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री VD सतीशन ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को एक पत्र लिखा है। एक बार देखते
हैं वो पत्र उन्होंने ट्वीट भी किया है। और क्या वो लिख रहे हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पता नहीं शिक्षा मंत्री को ये सारी चीजें कब दिखेंगी। हालांकि हमें लगता है कि जो उनका रिकॉर्ड रहा है अमलेंदु जी, वो उसको सीबीएसई को भी वो क्लीन चिट दे ही देंगे, क्योंकि एनटीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की ओर से उसको क्लीन चिट दे दी गई है। और परीक्षा दोबारा कराई जाएगी 21 जून को। छात्र फिर से जाए परीक्षा देने, फिर से वो उसी तरह से परेशान हो, रात रात दिन भल्ले पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सरकार पर। बहरहाल वीडी सतीशन ने लिखा है, एक पत्र लिखा है धर्मेंद्र प्रधान को। और इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी ने भी एक ट्वीट किया है जो सीबीएसई को लेकर जो कुछ उसमें हो रहा है। वो लिख रहे हैं कि एक छात्र सालों तक पढ़ाई करता है, पूरी ईमानदारी से परीक्षा देता है, और सीबीएसई उसके रोल नंबर के तहत किसी और की आंसर शीट अपलोड कर देता है। ये संस्थागत लापरवाही है जो भारत के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। शिक्षा मंत्री की जवाबदेही कहाँ है? बच्चों को सक्षमता चाहिए, बहाने नहीं। तो अब ये लिख रहे हैं और कि किस तरीके से यहाँ जो सरकार कर रही है, बोर्ड कर रहा है, और कोई जिम्मेदार नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी किसी की उसमें जिम्मेदारी हो। और ये तो अभी अब कुछ छात्रों की बात आई है। ये वीडी सतीशन का पत्र है जो उन्होंने लिखा है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। वीडी सतीशन केरल के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके छात्रों के साथ खड़े नजर तो आ रहे हैं लोग, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी अब तक कोई टिप्पणी नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, उनकी कोई जिम्मेदार लोगों की कोई टिप्पणी नहीं आ रही है। और जिम्मेदार लोग जो टिप्पणियां क्या जिम्मेदारी से ही भाग रहे हैं जी। अब तक शिक्षा मंत्री ने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, ना नीट के मामले में, ना सीबीएसई के मामले में। और लगातार उनके इस्तीफे की मांग हो रही है कि इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने को तैयार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और ये समझिए जी, डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर हैं जो वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष, उन्होंने भी जो है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। और उन्होंने पूछा है कि भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है। और वो उनका ट्वीट हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है। जी बिल्कुल, तो धर्मेंद्र प्रधान, ये प्रकाश आंबेडकर लिख रहे हैं कि भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है। धर्मेंद्र प्रधान का अहंकार और घमंड उन्हें इस्तीफा देने से रोक रहा है। उनका अहंकार उनकी मंत्री पद की कुर्सी से उनके लगाव को दर्शाता है, और इस सच्चाई को स्वीकार करने की उनकी अनिच्छा को भी, कि नीट यूजी 2026 का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद 23 लाख छात्र छात्राओं की कड़ी मेहनत बेकार चली गई। नीट परीक्षा प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिए और इस परीक्षा को संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने 23 लाख छात्रों के करियर और भविष्य को खतरे में डाल दिया है। तो ये लिख रहे हैं प्रकाश आंबेडकर। और नीट को लेकर लगातार, नीट परीक्षा का जो मामला है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस लगातार अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतरी है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रही है, प्रधानमंत्री से मांग कर रही है कि उनको बर्खास्त किया जाए, और नीट के तमाम छात्र भी सड़कों पर उतरे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं कोई इसको लेकर किसी तरीके की सरकार हरकत में आती नहीं दिखाई पड़ रही। केवल वही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अमलेंदु जी धर्मेंद्र प्रधान ने, और बता दिया कि पेपर फिर से कराएंगे और एनटीए की कोई गलती इसमें नहीं है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, पत्रकार रही हैं सागरिका घोष, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, उन्होंने एक बयान भी जारी किया है और लिखा है अपने ट्वीट में कि नरेंद्र मोदी सरकार की शासन में भारी कमी और ये जो गवर्नेंस डेफिसिट है, ये भारत की परीक्षा प्रणाली के ढहने से ज़्यादा बेदर्दी से कोई और चीज़ उजागर नहीं करती। नारों, पीआर, मीडिया नैरेटिव और फोटो ऑप्स के जुनून में डूबी ये सरकार भारत की प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता की रक्षा करने में नाकाम रही है। सुन लेते हैं सागरिका घोष ने क्या कहा है और किस तरीके से परीक्षाओं को मजाक बना दिया गया है, शिक्षा व्यवस्था को मजाक बना दिया गया है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले ही आया, हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि वहाँ अब कॉलेज में भी ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब ये शिक्षा को एक तरीके से छात्रों को हाँकने की कोशिश हो रही है, उनको जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने की नहीं। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, छात्रों को हाँकने की और एक तरह से कहा जाए कॉर्पोरेट का गुलाम जो है वो तैयार करने की। कॉर्पोरेट के लिए अंग्रेज़ों ने यहाँ जो तैयार किए वो क्लर्क जो थे वो तैयार करने की उनकी रणनीति थी कि क्लर्क तैयार हो और अंग्रेज़ों की सेवा करें। इस सरकार का पूरा ये कि कॉर्पोरेट के गुलाम तैयार किए जाएँ, शिक्षा जो है वो केवल कॉर्पोरेट की गुलामी के लिए रह जाए और किसी भी तरीके से कोई यहाँ रिसर्च के मामले में या किसी और मामले में आगे बढ़ने ना पाए।
पाएं, छात्र और सिर्फ कॉर्पोरेट की गुलामी के लिए जितना चाहिए उतना तैयार हों। इसीलिए शिक्षा को महंगा भी किया जा रहा है ताकि आम आदमी के बच्चे हैं सब लोग ले भी ना पाएं और एक खास प्रभु वर्ग जो है उसी के पास शिक्षा रहे ताकि अच्छी जगहों पे जो है वहां जो है केवल प्रभु वर्ग के लोग ही पहुंच पाएं। सोचने समझने की क्षमता लोगों में ना विकसित होने पाए। सुन लेते हैं सागरिका घोष को क्या कह रही हैं। Nothing exposes the catastrophic governance deficit of the Narendra Modi government more brutally than the collapse of India's examination system. A government obsessed with slogans, PR, media narratives and photo ops has failed to protect the integrity of India's competitive examinations. Ministers busy targeting and fixing the opposition and managing elections are neglecting the duties of governance. Under Modi, central institutions are either weaponized for political ends or left to decay from within. Nowhere is this institutional collapse more visible than in the medical entrance examinations, and the price is being paid by lakhs of India's young people. तो कह रही हैं सागरिका घोष की ये क्या हो रहा है सरकार शिक्षा को लेकर कि नारों, पीआर, मीडिया नैरेटिव और फोटो ऑप्स के जुनून में डूबी ये सरकार भारत की प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता की रक्षा करने में नाकाम रही है। विपक्ष को निशाना बनाने, उन्हें ठीक करने और चुनाव को मैनेज करने में व्यस्त मंत्री शासन के अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे हैं। मोदी के शासन में केंद्रीय संस्थाओं का या तो राजनीतिक स्वार्थों के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर उन्हें भीतर से ही सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है और इस संस्थागत पतन की कीमत लाखों युवा चुका रहे हैं। और एक के बाद एक ये जो सीबीएसई की परीक्षा को लेकर जो सामने आ रही हैं चीज़ें, कई छात्राओं की शिकायतें उस तरह से आ रही हैं। सोशल मीडिया पर ये छात्र कह रहे हैं, बहुत सारे तो सोशल मीडिया पर नहीं होंगे लेकिन ये शिकायतों तो और भी ज़्यादा आ रही हैं, पर कई छात्र सामने आ रहे हैं और वो सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी को बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। लिखा उन्होंने कुछ है और नंबर कुछ मिला है और उनकी हैंडराइटिंग भी नहीं है। जो उनकी कॉपी के नाम पर जो कॉपी दिखाई जा रही है वो उनकी है ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसी तरीके से वो छात्रा और संजना का जिसका हमने जिक्र किया उसका भी आया मामला और उसके मामले में भी पहला पन्ना उसका है, बाकी और कुछ है ही नहीं उसका है। तो यानी इस तरीके अब ये कैसे हो सकता है समीर जी कि पहला पन्ना आपका हो बाकी कॉपियाँ किसी और की हो जाए। ये समझिए जिस समय हम लोगों का ज़माना होता था उस समय जो थे वो टीचर्स जो थे और प्रिंसिपल जो थे वो सब ये सब किया करते थे, गड़बड़ियाँ किसी छात्र को नुकसान पहुंचाना है तो कॉपियाँ उसकी बदल दिया करते थे। इसी तरीके से कि मालूम पड़ा ऊपर का कवर जो उसी का अंदर कॉपियाँ किसी और की आ गई हैं, ये किया करते थे। तो अब लेकिन ये कंप्यूटर कर रहा है, अगर ये तो ये किस तरीके से हो रहा है, तो ये क्यों किया जा रहा है, तो क्या पहले से कुछ मामले फिक्स हैं, ये भी सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए जो है कांग्रेस ने फिर मांग की है कि अब नीट के बाद सीबीएसई को शिक्षा मंत्री बर्बाद कर रहे हैं, ये तुरंत इस्तीफा दें, ये कांग्रेस ने मांग की है। एक उन्होंने ट्वीट किया, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। समीर एक ट्वीट देखते हैं, कांग्रेस का छोटा सा ट्वीट है और उसमें एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है। लिखा है कांग्रेस पार्टी का ये जो ट्वीट है कि नीट के बाद सीबीएसई तबाह कर रही है बीजेपी, धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें। तो इस्तीफे की मांग हो रही है और नीट को लेकर क्या कुछ चल रहा है, ये ट्वीट है कांग्रेस का और लिखा है कि नीट के बाद सीबीएसई तबाह कर रही है बीजेपी, धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें। लेकिन यहाँ इस्तीफे होते ही नहीं है, बहुत पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह दिए हैं, तो इस्तीफा कोई नहीं होगा, ना कोई जिम्मेदारी लेगा और जिसको जो जिस तरीके से करना होगा। और अगर आप अपनी शिकायत भी करते हैं, आप अपनी पीड़ा जताते हैं, तो सीधे तौर पर आपको देशद्रोही, विदेशी और पाकिस्तानी कह दिया जाएगा। और कहने वालों में केवल आईटी सेल के लोग नहीं हैं, यहाँ पर सो कॉल्ड तमाम पत्रकार हैं जो अपने को पत्रकार कहते हैं, बहुत सरकारी चैनलों में काम कर रहे हैं और वो ऐसे छात्रों को और बाद में माफ़ी भी मांगते हैं। तो उनको ये भी नहीं पता है कि इस ट्विटर पर और ये जो लोकेशन दी रहती है उसका क्या मतलब होता है। साउथ एशिया किसको कहते हैं, नॉर्डिक कंट्री किसको कहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि साउथ एशिया या अरब कंट्री या मध्य पूर्व ये सब क्या चीज़ें हैं। और लिख रहे हैं कि उसमें साउथ एशिया अगर उसकी लोकेशन दी गई है तो वो पाकिस्तानी है। हद हो गई है। तो साउथ एशिया में सिर्फ पाकिस्तानी आता है, भारत तो आता नहीं है। और ऐसे लोग भारत सरकार के पैसे से चलने वाला, समीर जी, यानी हम लोगों के टैक्स के पैसे से चलने वाला संस्थान जो है वहाँ जो है नौकरी कर रहे हैं और ये सरकार उन्हें निकालती नहीं है। उसको तो तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, उस पर मुकदमे चलने चाहिए आपराधिक।
मुकदमे तो शायद चलेंगे, क्योंकि उस इस लड़के को जो मानसिक पीड़ा हुई है और जिस तरीके से उसको ट्रोल किया है उस सो कॉल्ड पत्रकार ने, तो उसको लेकर उन पर मुकदमा चलने की खबरें आ रही हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो इन छात्रों के साथ है और इनकी लड़ाई वो लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है, एक वीडियो भी शेयर किया है, उसको भी हम दिखाएंगे। जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि देश के युवा साथियों और जेन ज़ी छात्रों, मोदी सरकार ने आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इनका पूरा करप्ट सिस्टम युवाओं के खिलाफ काम कर रहा है, इसलिए वो ना आपकी बात सुनेंगे और ना ही आपको न्याय देंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, पूरा विपक्ष हर कदम पर देश के युवाओं के साथ खड़ा है, न्याय दिलाकर रहेंगे। ये वीडियो क्लिप शेयर किया है कांग्रेस पार्टी ने, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें कहा गया है। आई स्टैंड विद यू, ये राहुल गांधी का एक बयान है और एक इस वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है। देखते हैं इस वीडियो में कहा क्या है। 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। अगर सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है तो ऑपोजिशन आपकी रक्षा करेगी। ये एक नेक्सस है, आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। नीट का पेपर हुआ था, वो लीक हो गया। उसके कारण जो है एक बेहद गरीब फैमिली है सीकर की, उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ये आपसे बात करना चाहते हैं भैया। उनको वापस तो नहीं ला सकते, मगर अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज बता दीजिए। हाँ, ये न्याय चाहिए हमें। तो बात ये है कि जैसे पेपर माफिया उनको फांसी हो या उनको ऐसा कठोर कानून बने। सीबीएसई की तरफ से इस बार 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग की व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। पहले छात्रों ने कम नंबर दिए जाने की शिकायत की, इसके बाद आंसर शीट के आवेदन की शुरुआत हुई तो वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी और इस पर भी सवाल उठ रहे थे। एक छात्र की शिकायत ऐसी है, सीबीएसई की ओर से जो आंसर शीट दी गई है, पहला पन्ना तो उसका है जिस पर उसका रोल नंबर लिखा हुआ है, जो बाकी के पन्ने किसी और छात्र के हैं। अगर एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, इस बात की क्या गारंटी है कि ऐसा केस और स्टूडेंट्स के साथ नहीं हुआ होगा। हम स्टूडेंट्स और हमारे पेरेंट्स रोड्स पर इतनी गर्मी में सर लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, लेकिन सर हमारे लिए कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डालें। स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं, एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। तो सड़क से संसद तक लड़ेंगे, लड़ भी रहे हैं लगातार। जो नीट के छात्रों की लड़ाई है वो एनएसयूआई लड़ रही है, कांग्रेस का जो छात्र विंग है, इसके अलावा दूसरी लड़ाई भी। लेकिन यहाँ पर सड़कों पर लड़ाई जब लड़ी जा रही है तो मारपीट के छात्रों को भगाया जा रहा है, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को उनके ऊपर पानी की बौछारें डाली जा रही हैं। संसद में जब चर्चा की मांग होगी अमलेंदु जी, तो चर्चा होगी ही नहीं। विपक्ष के नेताओं को कहा जाएगा कि ये तो संसद चलने ही नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां पर पूछा जाएगा, लाखों छात्रों के भविष्य का मुद्दा उठेगा, वहां पर इन बातों की चर्चा नहीं होनी चाहिए। वहां पर सीधे सीधे सरकार जो कहे वो लोगों को सुन लेना चाहिए। इस तरह की संसद चलाने की कोशिश होती है और वहां पर जिस सरकार जो बिल लाए वो बिल पास हो जाए, इसके अलावा सरकार को संसद की कोई उपयोगिता नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन विपक्ष लगातार इन सवालों को उठाता रहता है, संसद चले या न चले, बाधित हो या न बाधित हो, वो अपनी मांग करता रहता है। और कई मुद्दों पर चर्चा की मांग हुई भी, स्वीकार भी हुई और उसमें बातें रखी गई हैं। लेकिन यहाँ नीट के छात्रों को लेकर ये जो हम लोग देख रहे थे उसको हम लोगों ने दिखाया भी था अमलेंदु जी उस दिन, जब वहाँ राजस्थान के एक छात्र ने जिन्होंने अपनी जान दे दी थी, उनके परिवार के लोगों से बात की थी। हाँ, प्रदीप मेघवाल नाम था उस छात्र का। उसके परिवारजनों से वरुण जाखड़ जो है एनएसयूआई के अध्यक्ष, उन्होंने जाकर बात कराई थी, वो हम लोग दिखाया था। और समी जी पूरे देश भर में ज़बरदस्त प्रदर्शन हुए। कल मेरठ में भी एक ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ है, एनएसयूआई के छात्रों ने वहाँ निकाला है और विनोद जाखड़ जो वहाँ पहुँचे हैं, जाकर उन्होंने वो किया, वो भी हम लोग देखेंगे मेरठ में किस तरीके से निकला है प्रदर्शन। ये हैदराबाद में मशाल जुलूस निकाला था, बेंगलुरु में, जयपुर में, तमाम शहरों में अलग अलग जगहों पर ये प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। तमाम जगहों पर ये लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सुप्रिया श्रीने थे, उन्होंने एक ट्वीट किया था राजस्थान का लेकर कि राजस्थान में किस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, वो निकल रहे हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये तमाम देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन समीर जी, जिसको राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जेन जी
जी जो है यही आपका अहंकार तोड़ेगा मोदी जी। लगता है इस सरकार को ये बात अभी समझ में आ नहीं रही है, क्योंकि अभी हमले राहुल गांधी पे किए जा रहे हैं। ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि किस तरीके से आप छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। 23 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद किया आपने नीट की परीक्षा में, और 60 लाख के आसपास भविष्य बर्बाद कर रहे हैं सीबीएसई के छात्रों का। तो ये आप किस तरीके से, मतलब 1 करोड़ के आसपास जो आप छात्रों का भविष्य इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, ये आपकी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर जब ये इसी तरीके कोई आंदोलन होंगे तो कहा जाएगा विपक्ष सरकार को, मतलब छात्रों को भड़का रहा है। अरे आप सुधरते क्यों नहीं भाई? विपक्ष भड़का रहा है या इनकी फंडिंग विदेशों से हो रही है, देश को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। 17 साल का लड़का, उसको जो सोच से फंडिंग आ रही है, उसको आ रही है, इसलिए उसने मतलब ये बेशर्मी की इंतहा है समीर जी। इतने ज्यादा गिरे हुए पतित लोग जो हैं हिंदुस्तान में पिछले 70 वर्षों में किसी ने नहीं देखे जितने पतित लोग ये अब सत्ता में आ गए हैं। बिल्कुल, ये देखते हैं सुप्रिया श्रीनेत ने क्या लिखा है, ट्वीट किया है उन्होंने, और उन प्रदर्शन की तस्वीरों के साथ, वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है कि नीट अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में जयपुर में छात्रों, युवाओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध मार्च निकाला। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मीडिया पूछता है विपक्ष कहाँ है, यहाँ है, कब दिखाओगे। और वास्तव में अमलेंदु जी, अभी हम लोग कई सारे टेलीविजन चैनल देखे हैं सुबह से लेकर अब तक, हमें नहीं लगता कि कहीं ये खबरें इस प्रदर्शन की, विरोध की ऐसी खबरें कहीं दिखाई पड़ रही हैं। बहरहाल इस प्रदर्शन का जो वीडियो पोस्ट किया है, एक बार उसको भी देखते हैं, जो जयपुर का वीडियो है, जहां नीट के तमाम छात्र और एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान से, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। इन नौजवानों को समझा है एक वो काज आपकी तानाशाही भ्रष्ट सरकार को निगल जाएगा। इस देश का नौजवान अब सड़कों पे आ गया है। विद्यार्थियों को न्याय दो, नीट के विद्यार्थियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारे भाइयों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। एनडीए को बैन करो, बैन करो, बैन करो। तो ये है प्रदर्शन, और इस तरह के प्रदर्शन अलग अलग शहरों में हो रहे हैं। अभी देखा हम लोगों ने कि हैदराबाद में भी वहाँ पर कैंडल मार्च निकाला छात्रों ने, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने। इसके अलावा मेरठ में भी प्रदर्शन हुए हैं, मेरठ के प्रदर्शन की भी तस्वीरें, कल वहाँ पर प्रदर्शन हुए हैं। अलग अलग शहरों में ये जो नीट की परीक्षा लीक हुई, फिर निरस्त हुई और अब दोबारा परीक्षा होगी, उसको लेकर ये मांग हो रही है कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको भंग कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल नकारा संस्था है, जितने परीक्षाएं करा रही है वो संस्था, सारी परीक्षाएं कहीं न कहीं उसमें कुछ न कुछ धांधली की खबरें आई रही हैं और कई परीक्षाओं को निरस्त करना पड़ा है, टालना पड़ा है। देखते हैं मेरठ की जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई आप पीछे बत्ती बना लो, आ रहे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई आप पीछे बत्ती बना लो, अब ये प्रदर्शन अमलेंदु जी एनएसयूआई के छात्र हैं, उसमें बहुत सारे नीट के छात्र हैं और यानी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हैं, विपक्ष के दूसरे लोग हैं। ये प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं और कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि विपक्ष कहाँ है। वही बात सुप्रिया श्रीनेत ने भी कही है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत से लोग जिनको सरकार की तारीफ करनी होती है, विपक्ष पर सवाल उठाना होता है, लेकिन वो दिखाना भी नहीं चाहते हैं। वो ये कहते हैं, कई बार इस तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन कहीं पर ये तस्वीरें दिखाई नहीं जाती हैं। बिल्कुल समीर जी, कहीं इस तरीके की तस्वीरें दिखाई नहीं जाती, इन तस्वीरों को गायब कर दिया जाता है और ये साफ समझा जा सकता है समीर जी कि ये सरकार के कहने पर क्यों किया जाता है। इसलिए ताकि जनता का ध्यान दूसरी तरफ जाए, इधर उधर की खबरें दिखाई जाए और जनता के मसलों पर नहीं दिखाया जाए। आखिर समीर जी, जिस दिन से एनटीए के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ है, क्या जो
तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया है, कॉर्पोरेट मीडिया है, उसने किसी एक भी दिन ये सब दिखाया? क्या उसने दिखाया कि मेरठ में प्रदर्शन हो रहा है, किस तरीके से जयपुर में छात्रों पर लाठियाँ चलाई जा रही हैं, किस तरीके से सीकर में छात्रों पर लाठियाँ चल रही हैं, किस तरीके से तेलंगाना में प्रदर्शन हो रहा है, किस तरीके से लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है, छात्रों पर लाठियाँ चल रही हैं? क्या किसी ने इसको दिखाया? किसी ने इसको नहीं दिखाया। लेकिन अगर कोई छात्र अपनी हित की मांग उठाता है तो उसको तुरंत जो है वो पाकिस्तानी और जॉर्ज सोरोस का जो है एजेंट वो तुरंत साबित कर दिया जाता है, तुरंत उसको घोषणा कर दी जाती है। तो समीर जी देखिए, मार्क्स की उक्ति है कि हर व्यवस्था अपनी कब्र खुद खोदती है। तो ये सरकार जो है समीर जी अपनी कब्र खुद खोद रही है। इस तरीके के जो उसने ट्रोलर्स पाले हुए हैं, जो पत्रकार भी हैं उनमें कई, इनके जरिए जो अपनी व्यवस्था खुद खोदी है। ये जो एक ट्रोल करते हैं उससे एक फिट गहरी जो है इस सरकार की कब्र खुदती चली जाती है। ये सरकार को समझना पड़ेगा, इन ट्रोलर से मुक्ति ले, जनता जो सवाल उठा रही है उसके हल करें, तभी आप। हैरानी की बात यह है अमलेंदु जी कि ये इस तरह के ये जो पत्रकार हैं जो 17 साल के बच्चे को ट्रोल कर रहे हैं, ये सब जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, वो भी तब जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है कम हो गई हैं, तो वो कहते हैं कि ये देश हित में हो रहा है। यानी 5, 10, 15, 20 रुपए, हम तो कह रहे हैं कि अब सीधे 150 रुपए ही कर दे, तब शायद और भी ज्यादा देश के हित में हो जाएगा। ये लोग इस तरह के ट्वीट करते हैं। लेकिन जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें, सीएनजी की कीमतें बढ़ रही हैं, 4 बार बढ़ चुकी हैं 10-12 दिन में। सीएनजी की कीमतें कल नहीं बढ़ा पाए थे तो आज 2 रुपए फिर से प्रति किलो कर दिया गया है। तो ये कीमतें कहां जाकर रुकेंगी? पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि शायद सरकार ने जो 15-20 रुपए कम से कम बढ़ाने का टारगेट रखा है वहां तक ये ले जाएंगे। धीरे धीरे इसलिए बढ़ा रहे हैं कि ये टेस्टिंग फेज चल रहा है, ऐसा ना हो कि अचानक कुछ हो जाए। और इसमें उनको लग रहा है कि अगर कोई बड़ा विरोध नहीं हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर कुछ उनकी अपनी ट्रोल आर्मी है और उसका समर्थन कर ही रही है, तो शायद फिर किसी दिन आकर वो 20-22 रुपए इकट्ठे बढ़ा दे। बिल्कुल, किसी ने 20-22 रुपए बढ़ा भी सकते हैं और ऐसा ही करेंगे, ये समझ में आ रहा है। अभी धीरे 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 मतलब जब बढ़ जाएगा 20 रुपया तो उसके बाद से 20 रुपये बढ़ाएंगे तो जनता को लगेगा ठीक है चलो 120 था, उसके बाद 4 दिन बाद होगा कि 60-70 रुपए कम कर देंगे तो बड़ी हेडलाइन आएगी कि बड़ी हेडलाइन आएगी। हाँ, वही 28% जीएसटी वसूल के उसको 18% कर दिया तो भारी छूट मिल गई है। पूरा कैंपेन चला दिया गया, कैंपेन चला दिया, मतलब 5% से पहले 28% किया और 28% से 18% कर दिया। तो देखो आपको राहत दी तो है। और वो एक पिक्चर का खूब वायरल होता है, वो एक शॉट जो है कि राजा के पास गए कि रोटी जो है वो महंगी करनी पड़ेगी रोटी बनाने वाले, तो कि कितना बढ़ाना है कि 100 रुपया बढ़ाना है, कहा कि नहीं 150 बढ़ा दो, कि 200 बढ़ा दो, तो 200 बढ़ा दो। फिर जनता हंगामा चाहेगी तो फिर बुलाया कि भाई ठीक है इसको 150 कर दो, तो 100 के 150 भी हो गए और जनता को भी लगा वाह 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 राजा साहब ने बहुत अच्छा काम कर दिया। तो यही मतलब मुझे लगता है कि ये सब फिल्में दिन भर में जो है बैठ के इसी तरीके की फिल्में सब देखते रहते हैं, वहीं से आइडिया सब लेते रहते हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने इस पर ट्वीट किया है महंगाई को लेकर और प्रधानमंत्री का नाम ही रख दिया है महंगाई मैन, तो लिखा है कांग्रेस पार्टी ने कि जनता पर महंगाई मैन मोदी का चाबुक फिर चला। सीएनजी 2 रुपए महंगी कर दी गई। पिछले 12 दिन में सीएनजी पर 6 रुपए बढ़ाए गए हैं। कब कब बढ़े दाम? 15 मई 2 रुपए, 18 मई 1 रुपए, 23 मई 1 रुपए, 26 मई 2 रुपए। नरेंद्र मोदी अपने अमीर दोस्तों के लिए जनता को लूट रहे हैं। और ये बढ़ोतरी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 4 मई को नतीजे आए थे पांचों विधानसभा चुनाव के, जहां जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव आए हुए थे। और विपक्ष पहले ही ये कह रहा था कि जैसे ही चुनाव नतीजे आएंगे वैसे ही बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि 10-11 दिन का गैप रखा सरकार ने, लेकिन प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जैसे ही रवाना हुए यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें और सीएनजी की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई और उनके आते आते 4 बार बढ़ गए। हाँ बिल्कुल, उनके आते आते 4 बार बढ़ गए और अभी और बढ़ेंगे जी। मतलब ये रुक जाएंगे ऐसा नहीं है। अब ये पूछा जाए समीर जी कि जिस समय युद्ध चल रहा था उस समय तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत जो थी वो $106 के आसपास थी, अब $85 है। तो भाई अब दाम क्यों बढ़ रहे हैं? इसका क्या जवाब है? इसका कोई जवाब नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में 140 रुपए उसकी कीमत थी, पेट्रोल मिल रहा था 55 रुपए। आज जब 85 रुपए है तब ये 120 रुपए पेट्रोल क्यों चला जा रहा है? कहीं 120 है, कहीं 110 है, कहीं 100 से ऊपर तो सभी जगह है। तो ये क्यों इस तरीके से चला? इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है समीर जी, उन्होंने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर अपनी बात कही है, उसको हम लोग देखते हैं। क्या सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, कह रहे हैं सरकार के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। अगर 10-12 रुपए सब बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हैं और मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। और हमेशा ये कहते हैं
कि मैं सब कुछ मुल्क के लिए कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं त्याग कर रहा हूँ। अरे लोग यहाँ मर रहे हैं। अगर आप ऐसी चीजें करते जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ाते जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएगा, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगे, MSI के जितने भी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो भी क्लोज हो जाएंगे, तो क्या होगा? तो ये एक तरफ तो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, गरीब लोगों को मार रहे हैं। आज सभी क्लास के लोग बेहद इस गवर्नमेंट से नाराज हैं और वो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट इज इनकेपेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर पीपल। तो गरीबों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कैसे उनकी समस्या को हल किया जाए, ये इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार के पास कोई तरीका नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो ट्रोल आर्मी है उसको ये कहना है कि पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं और 8 ही रुपये 10 रुपये तो बढ़े हैं, 100 ही रुपये तो पार हुए हैं। हालांकि कई राज्यों में तो 110 115 तक पहुँच गए हैं। उनको ये लगता है कि ये कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं है। तो एक बार उन्हीं को ये कह देना चाहिए कि आखिर कितनी बढ़ोतरी हो जाए कि मान लिया जाएगा कि हाँ कुछ आपके ऊपर भी असर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सभी जी, ये बढ़ोतरी हो रही है और असर जो है ये साफ तौर पर देखना चाहिए किस पे कितना असर हो रहा है, लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर दिखाई नहीं पड़ता है। और अब ये अभी तक तो चल रहा था कि साहब वो मंत्री जी जो हैं वो मेट्रो से यात्रा करेंगे, अब वो भी जो है वो धीरे धीरे बंद हो गया। अब वो वीडियो भी आना बंद हो गए। सबने अपने अपने नंबर बढ़वा लिए कि भाई देखिए आपकी आज्ञा का पालन हमने। लेकिन एक चीज़ देखिए आप अमलेंदु जी कि और किसी ने आम जनता की ओर से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आई। यानी जो प्रधानमंत्री ये टेस्ट करना चाह रहे थे कि क्या अभी वही वाली भक्ति लोगों में बनी हुई है जो कोविड के समय में थी, वो पूरी तरीके से फेल हो गए उस टेस्टिंग में। पूरी तरह से फेल हो गए। समझिए जो तमाम विजुअल्स जो हैं, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, टैक्सी वाले हैं, आम यात्री हैं, आम मजदूर है, वो सब मोदी जी को बहुत अशिष्ट भाषा में संबोधित कर रहे हैं इस महंगाई को लेते हुए। एक टैक्सी वाला जो मतलब एक ऑटो ड्राइवर जो वो तो कह रहा है कि मोदी जी के बस का कुछ नहीं, इस्तीफा देकर घर को जाएं। चले भी जाना चाहिए समीर जी, इतनी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और इतनी बेइज्जती अच्छी नहीं है। जनता अगर आपको इतनी बेइज्जत करे तो चले जाना चाहिए घर पे। मैं प्रधानमंत्री होता तुरंत इस्तीफा देकर चला जाता, लेकिन मैं हूँ नहीं, वो बात अलग की है, लेकिन होता तो मैं जरूर इस्तीफा देकर चला जाता। मोदी जी को इस्तीफा देकर घर चला जाना चाहिए। इतनी बेइज्जती अच्छी नहीं, जनता बहुत बेइज्जती कर रही है। या तो देश को संभालिए आप ठीक से, जिस काम के लिए आपको रखा गया है नौकरी पे। अगर आप नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो जाइए घर जाइए। कोई जरूरत नहीं है ऐसे प्रधानमंत्री की, कोई दूसरा प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा। बीजेपी में कमी थोड़ी है। तो राहुल गांधी कह भी दिए हैं कि अब साल भर के अंदर कुछ बहुत बदलाव होगा। अब उसको अच्छा कब सर राहुल गांधी की हर चीज़ सही निकल रही है? कई लोग कह रहे हैं कि अब क्या ये इसको लेकर बड़ी बेचैनी है प्रधानमंत्री के भीतर। कल तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कुछ लोग कह रहे थे कि ज्योतिषियों से भी संपर्क कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे होंगे समीर जी, ज्योतिषियों से संपर्क कर रहे होंगे। तो मतलब आप तो ये भी कहने लगे हैं कि साहब राहुल गांधी ये कोई काला जादू करते हैं क्या, उनके मुख से सही बात निकल जाती है? अरे भाई राहुल गांधी काला जादू नहीं करते हैं। राहुल गांधी परिस्थितियाँ उनको देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि परिस्थितियाँ किस तरफ मोड़ रही हैं और आप उन परिस्थितियों को काबू करने में नाकाम हैं। आपने 12 वर्षों में इस देश का जो भट्टा बैठाया है वो परिस्थितियां आप सामने निकल कर आ रही हैं। अभी तक तो आपको लगता था कि साहब 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, अब 2047 में विकसित भारत। अरे 47 छोड़ो, ये 27 तक पहुंच पाओ तो बहुत समझना। 47 तो बहुत दूर है, अभी 20 साल हैं। तुम 27 छू लो तो बहुत ज़्यादा बात हो जाएगी। ये परिस्थितियां देश के अंदर पैदा हो रही हैं जिस तरीके से आपने आर्थिक मोर्चे पर जो है देश की बदहाली की है। बिल्कुल। और क्या जो लोग ये कह रहे हैं कि ये अभी कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं हुई, महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई, यानी इन सब चीज़ों को भी डिफेंड कर रहे हैं। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 100 के करीब पहुंच गया है। इनको डिफेंड करने वालों पर सुप्रिया शिने जो कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने एक बहुत गंभीर टिप्पणी की है। सुन लेते हैं क्या कहा है उन्होंने। कह रही है सुप्रिया शिने कि कुछ गोदी गिद्ध और अंधभक्त कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के 8 रुपए महंगा होने में कौन सी बड़ी बात है। अब ये गोदी गिद्ध ये सब किसको कह रही हैं, उनको सुनते हैं तो अपने आप समझ में आ जाएगा। हद दर्जे की बेशर्मी की जा रही है, बेहयाई की हर सीमा लांघी जा रही है। नरेंद्र मोदी के चरण चुंबक और गोदी गिद्ध अब आपको ये समझाते हुए मिल रहे हैं कि 12 दिन में अगर 8 रुपए पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई। अब वो आपको बता रहे हैं कि सीएनजी अगर 6 रुपए महंगी हो गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कुछ ऐसे अंधभक्त भी हैं जो पेट्रोल पंप पर खड़े होकर कह रहे हैं अरे अगर हम पिज्जा खा सकते हैं तो हम 8 रुपए महंगा पेट्रोल और डीजल क्यों नहीं खरीद सकते हैं।
इन लोगों को असल में गरीब आदमी की, मध्यम वर्ग की दिक्कतों का अंदाजा ही नहीं है। ये समझ ही नहीं सकते हैं कि जिन लोगों की जेब में महीने की 30-31 तारीख को 10 या 20 रुपए बचते हैं, वो कैसे तिल तिल मरकर, तिनका तिनका जोड़कर इस महंगाई को झेलकर अपना परिवार पाल रहे हैं। तो मेरी एक सलाह है, इन अंधभक्तों को, इन गिद्धों को देशभक्ति का और मौका दिया जाए। इनके लिए पेट्रोल पंप पर गैस, ब्रेड, दूध, सब चीजों के लिए अलग से एक QR कोड लगाया जाए। ये गैस या पेट्रोल या डीजल आम लोगों के दाम पर ना खरीदे। ये 112 का पेट्रोल ना खरीदे, ये 10,000 का पेट्रोल खरीदे, ये 10,000 का डीजल खरीदे, ये 500 की ब्रेड खरीदे, ये 700 का दूध खरीदे। ये देशभक्ति और निभाए, ये मोदी भक्ति और निभाए और पैसा दे। क्योंकि असलियत यह है कि इनकी मूर्खता का, इनकी अंधभक्ति का खामियाजा भला पूरा देश क्यों सहे? इनकी मूर्खता का बोझ पूरा देश क्यों उठाए? ये हम सबका बोझ उठाए क्योंकि ये तो जस्टिफाई कर रहे हैं इतनी महंगाई। तो इन पर महंगाई का बोझ थोड़ा और डाला जाए, जिससे ये मोदी भक्ति में थोड़ा और योगदान कर पाए। अलग से QR कोड लगवाया जाए इन बेवकूफों के लिए। तो बहुत गुस्से में नजर आ रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, लेकिन ये गोदी गिद्ध किसको कह रही हैं अमलेंदु जी? को समझ में नहीं आया, थोड़ा डिकोड करिए आप। समीर जी, गोदी गिद्ध उन्हीं को कह रही होंगी जो अभी तक जो है ट्रोल कर रहे थे बच्चों को, पाकिस्तानी बता रहे थे, जो पहले ट्वीट करते थे जब 55 रुपए से पेट्रोल था तब साइकिलों पर निकल पड़ते थे, उसमें ट्वीट कर रहे थे कि मेरा ड्राइवर जो गाड़ी छोड़ आया है, एक जो है मोटरसाइकिल की बजाय साइकिल से आया है, एक वो सदी के महानायक कहे जाते हैं, झूठा आदमी जो है वो कर रहा था कि वो थोड़ा सा पेट्रोल छिड़क दे, गाड़ी पे आग लगानी है। अब उनके श्री मुख से जो एक शब्द नहीं निकल रहा है, जाने किस पाताल में चले गए हैं, किस खो में चले गए हैं। अब वो जो है, जो पाताल की सीढ़ियाँ खोजा करते हैं पत्रकार महोदय, अब वो जो है वो क्या कहेंगे कि ये जो पाताल की सीढ़ियाँ वो कहाँ मिली कि नहीं मिली। लेकिन तो ये जो सुप्रिया श्रीनेत ने आइडिया दिया, ये अच्छा है कि जिनको लग रहा है कि अभी कुछ नहीं है, उनके लिए एक अलग लाइन बना दी जाए पेट्रोल डीजल की, और वहाँ पर अलग QR कोड लगाया जाए और वहाँ उनसे 200, 250, 500 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से लिया जाए पैसा, क्योंकि उनको दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन आम आदमी को, गरीब जनता तो इससे बदहाल बेहाल हो गई है। क्यों नहीं दिक्कत होगी? और अभी तो महंगाई क्या लगातार बढ़ने वाली है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें जैसे जैसे बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है कि हर चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, हर चीज़ की माल ढुलाई बढ़ेगी और कीमतें बढ़ेंगी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आम आदमी को, हर खरीदार को, उससे कोई बचा नहीं रहेगा। कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं मनीष तिवारी, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? और पेट्रोल डीजल की कीमतों के लिए अब क्या लॉजिक देगी सरकार? जब क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी तब तो आपने नहीं बढ़ाया, अब तो कम हो रही हैं, इस समय कम है, फिर आप क्यों बढ़ा रहे हैं? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी है? सुन लेते हैं मनीष तिवारी को, क्या कह रहे हैं। CNG today has been increased by ₹2. At the same time, how do you see the statement made by the finance minister yesterday? It is absolutely ironic, if not quixotic and preposterous, that on one hand oil marketing companies are making exponential profits. In the financial year 25-26, the three oil marketing companies which control 90% of the market share, HPCL, BPCL and Indian Oil, made profits or super profits of over 70,000 crores. Even in the last quarter of the financial year 25-26, these three companies, when the Israeli-American action against Iran had commenced, made a profit of 19,000 odd crores. So on one hand, these oil marketing companies are making super profits. On the other hand, the common man is absolutely being crushed. Petrol is today above 100 rupees in most Indian cities. Diesel is touching close to 90 rupees in most Indian cities. CNG has been increased by 2 rupees. So why is this government completely and absolutely crushing the common man? आज गृहिणी के आंसू बह रहे हैं, महंगाई के कारण देश में तराही तराही मची हुई है. The finance minister says that fuel, fertilizer and foreign exchange are in a crisis. That's primarily because the government didn't do anything over the past 12 years. How much refining capacity have you created over the past 12 years that we are still importing 88% of our crude oil? How much fertilizer capacity have you created in the
domestic fertilizer manufacturing capacity you've created in the last 12 years. तो कह रहे हैं मनीष तिवारी की कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं और आम आदमी पिस रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि वित्त मंत्री कहती हैं कि ईंधन, खाद और विदेशी मुद्रा संकट में है, जिसकी मुख्य वजह है कि सरकार ने पिछले 12 सालों में कुछ भी नहीं किया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI भारत से बाहर जा रहा है। इसी वजह से रुपए पर दबाव है। अब रुपया किससे मुकाबला कर रहा है? और ये प्रधानमंत्री के पुराने वीडियो खूब इस समय वायरल हो रहे हैं, जो मुख्यमंत्री रहते हुए वो उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए कहा करते थे। और ऐसा लगता था कि मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री कुछ भी नहीं जानता है, प्रधानमंत्री अगर आएंगे तो रुपया पे डीजल, चाहे वो क्रूड ऑयल की प्राइसेस 1000 में पहुंच जाएं, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें 30-40 रुपए में ही रहेंगी। हाँ बिल्कुल, अच्छा हुआ। एक वो जो लोग यही समझते थे, और एक वो सांसद हैं दिल्ली के समीर जी, उनका जो है वो आ रहा है खूब कि वो पेट्रोल के दाम जो हम कम करेंगे, सरकार आने दीजिए मोदी जी की। अच्छा, हाँ, तो पेट्रोल के दाम जो है वो कम करेंगे, वो खूब चल रहा है। अभी सरकार नहीं आई। हाँ, अभी सरकार आई नहीं, जब मोदी जी की सरकार आई तब कम करेंगे फिर, ये समझा जा सकता है। तो लेकिन इसको लेकर सवाल समीर जी काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं। और कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद तिवारी, वो भी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो भी पूछेंगे कि 7.5 रुपया जो है वो 10 दिन के अंदर आपने बढ़ा दिया, CNG का आपने बढ़ा दिया 10 से 11 रुपये 10 दिन के अंदर, जो है ये आम आदमी को लूट रहे हैं और अपने मित्रों को की जेबें भर रहे हैं। ये साफ तौर पर कहना है प्रमोद तिवारी का। उनको भी हम लोग सुन सकते हैं। प्रमोद तिवारी, बिल्कुल सुनते हैं। कांग्रेस के सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, क्या कह रहे हैं। और पेट्रोल डीजल की महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें अगर बढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि महंगाई हर चीज़ की बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ रही है तो आम आदमी उससे कितना बेहाल है, परेशान है। लेकिन सरकार और सरकार समर्थकों का, सबसे बड़ी बात तो सरकार तो कुछ नहीं कह रही है, सरकार समर्थक लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो कम ही बढ़ रहा है, थोड़ा और बढ़ना चाहिए। थोड़ा और बढ़ना चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया पर समीर जी खूब वो विजुअल्स जारी किए जा रहे हैं, हालांकि वो सब AI जनरेटेड दिखते हैं वो साफ तौर पर, कि भक्तों के लिए अलग से पेट्रोल पंप खोलो, इनकी लाइन अलग लगाओ। सुप्रिया श्रीनेत भी कह रही थी ना, हाँ, कि 500 रुपये लीटर इनको दो, हमको भाई 50 रुपये लीटर दो, जो दाम है तेल का वो दो। भाई आखिर जब तेल की कीमत जो 30 रुपये लीटर है, अच्छा आप भूटान को बेच रहे हैं 55 रुपये में, आप नेपाल को बेच रहे हैं 55 रुपये में, यहाँ बेच रहे हैं आप 110 रुपये लीटर। जनता को लोगों ने वोट देकर ऐसी कौन सी गलती कर दी, अपराध कर दिया? फतवा जारी करो ना, भूटान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, तो वहाँ चले जाएं जाकर सब लोग, वहीं जाकर वहाँ जाओ मिल रहा। तो आप ये भी फतवा जारी नहीं कर रहे हो कि भूटान चले जाओ कि बांग्लादेश चले जाओ। यहाँ 110 रुपये लीटर और 120 रुपये लीटर तेल बेच रहे हो, बड़ा संकट है। बिल्कुल, सुनते हैं प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं। सर, आज जिस तरीके से CNG की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, 2 रुपए और महंगा हो गया है CNG, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार बेशर्मी के साथ और पूरी क्रूरता के साथ आम आदमी की जेब पे डाका डाल रही। डीजल, पेट्रोल और CNG, आप देखें ना क्या किया है इन्होंने। डीजल पेट्रोल का दाम 7.5 रुपये 10 दिन के अंदर बढ़ा दिया, और CNG 10 दिन के अंदर, 11 दिन के अंदर 4 बार बढ़े। 15 मई को 2 रुपये, 18 मई को 1 रुपये, 23 मई को 1 रुपये फिर, और 26 मई को आज 2, तो 6 रुपये बढ़ गया। मतलब अब जिसको कहते हैं बेशर्मी पे और पूरी क्रूरता पे उतर आए, इंजेक्शन लगा के क्लोरोफॉर्म का, सांप्रदायिकता का, धर्म का, ये आम आदमी को लूट रहे हैं और अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपनी साथी कंपनियों को और कुछ सरकारी कंपनियों को फायदा पहुंचा रहा है। अब जिसको कहते हैं इन पे जनता के रोष का, जनता के गुस्से का, जनता की सहूलियत का इतनी बेशर्मी आ गई, कोई असर ही नहीं रहा। रोज उठो एक नई खबर महंगाई की मिलती, और फिर ये महंगाई सिर्फ CNG खरीदने वालों पे नहीं पड़ेगी, डीजल खरीदने वालों पे नहीं पड़ेगी, पेट्रोल खरीदने वालों पे नहीं पड़ेगी, ये हर भारतवासी पे पड़ेगी। क्योंकि क्रय केंद्रों तक जो सामान जाता है वो इन्हीं माध्यम के से तो जाता है। जब सामान की ढुलाई महंगी हो जाएगी तो सामान भी महंगा हो।
तो वो सही, वो पेट्रोल डीजल और सीएनजी की कीमतें है ही वही कि उसका वहाँ पर केवल जो खरीद रहा है उसी के ऊपर उसका असर नहीं हो रहा है, हर व्यक्ति पर उसकी वजह से तमाम जो कमोडिटीज़ हैं, सामान है, वस्तुएं हैं, उनकी कीमत बढ़ जाएगी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इधर एक और बड़ी खबर है, यहाँ पर सरकार एक और अभियान चलाए हुए है। अभियान ये है कि कीमती ज़मीनों को, जहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, येन केन प्रकारेण उनको अपने कब्जे में लेने की तैयारी की जा रही है। बाद में चूंकि कहा जाता है और ऐसा होता भी है कि शायद वो चीज़ें किसी और को सौंप दी जाएं। 113 साल पुराना दिल्ली में लुटियंस जोन में एक जिमखाना क्लब है, वो एलीट क्लास के लोगों का क्लब है। सरकार अब उसको, सरकार ने फरमान जारी किया है कि वो उसको वापस ले लेगी, जो लीज दी गई थी उसको ख़त्म कर देगी, क्योंकि सुरक्षा का मसला है। प्रधानमंत्री का जो आवास है, सरकारी आवास, वो उसके करीब पड़ता है। हालांकि 113 साल पहले, आज़ादी के पहले से ही वो है और तब कभी कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब सरकार ने उसको वापस लेने का फैसला किया है। पर उसको चुनौती दी गई और कोर्ट में आज उस पर सुनवाई अभी हो रही है। क्या कुछ हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में, अमलेंदु जी बताएं। एक तो समझ लीजिए कि वो जिमखाना क्लब जो है उसके मेंबर जो हैं आम आदमी तो होता नहीं, हमारे आप तो बन नहीं सकते हैं, है ना। हाई कोर्ट के पूर्व जज, वो तो अमलेंदु जी, खास आदमी को भी मेंबर बनने के लिए 20 साल तक इंतजार करना पड़ता है। 20 साल इंतजार करना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की साहब, नेता विपक्ष और सरकार में शामिल लोग, ये सब उसके सदस्य होते हैं। अब चूंकि वो जमीन लुटियन जोन में है और बहुत कीमती जमीन है, अब उस पर किसी सेठ की निगाह पड़ गई होगी जमीन पे, तो अब इसलिए उसको तुरंत खाली कराओ। तो पता नहीं, वो तो पता नहीं, जो कहा जा रहा है वो तो ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रमित्र की निगाह से पड़ गई होगी। आदेश दिया गया कि 5 जून तक 27.3 एकड़ की ज़मीन जो है ये खाली कर दी जाए। इसके खिलाफ जिमखाना क्लब भी गया और अभिषेक मनु सिंह भी और कपिल सिब्बल जो थे वो दिल्ली हाई कोर्ट गए और उन्होंने वहाँ याचिका दायर की और उस पर आज लगभग 1 घंटे के आसपास बहस हुई। अभिषेक मनु सिंह भी और कपिल सिब्बल ने अपने तर्क दिया। उन्होंने कहा कि ये जो सरकार का जो खाली करने का नोटिफिकेशन है, इसमें कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि किस जनहित के लिए इनको ये जगह चाहिए। जबकि आप अगर लीज खारिज करते हैं या आपको जगह चाहिए तो आपको बताना पड़ता है कि आप जनहित में लेंगे। पब्लिक कॉज जो है वो आपको बताना पड़ेगा, वो आपने पब्लिक कॉज नहीं बताया है। कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि पब्लिक कॉज बता भी देते हैं तब भी बिना नोटिस दिए हुए आप ये कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इस पर जो एसजी तुषार मेहता थे उन्होंने खड़े होकर कहा, वो रिकॉर्ड पे लिया गया, कि कोई भी कार्रवाई बिना नोटिस दिए नहीं की जाएगी। सरकार ने केवल ये कहा है कि आप इसको खाली कर दीजिए, अवैध कब्जा कोई नहीं किया जाएगा, सरकार नहीं करेगी, ये सब उन्होंने कहा। उसके बाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये शामिल करते हुए कोई भी अंतिम राहत देने से इनकार कर दिया कि ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो हैं सॉलिसिटर जनरल, उनके कोर्ट को ये भरोसा दिलाने के बाद कि क्लब से शांतिपूर्ण तरीके से जगह सौंपने के लिए कहा गया है और अगर जगह खाली करवानी भी पड़ी तो वह कानून के मुताबिक और पहले से नोटिस देकर ही की जाएगी। जब उन्होंने ये कहा तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने अपने आदेश में इसको शामिल करते हुए कोई राहत देने से इनकार कर दिया। तो ये आदेश में आ गया है, यानी ये 5 जून को जबरदस्ती खाली नहीं कराया जा सकता जिमखाना क्लब, ये है। और 28 जुलाई शायद उसकी अगली तिथि पड़ी है, उस पर होगा, नोटिस इशू हो गए। केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा कि उसको क्यों खाली कराया जा रहा है, किस जनहित में, कि जनहित में पब्लिक के इंटरेस्ट में कराया जा रहा है या फिर किसी और के इंटरेस्ट में। जैसा अभी ये बताया ही अमलेंदु जी ने कि वो इतनी कीमती ज़मीन है कि उस पर किसी की निगाह लगी होगी और सरकार अगर इतना आगे बढ़कर उसको खाली करा रही है तो फिर वो कोई आम आदमी के हित में तो हो नहीं रहा होगा। आम आदमी के हित में तो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं 2-4 रुपए 5 रुपए वो भी नहीं कम कर पा रही है सरकार। आए दिन उसमें 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। बहरहाल इसको लेकर और जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट करने के आरोप लग रहे हैं सरकार पर, उनके खिलाफ सड़कों पर यहाँ उतरे दिखाई पड़ रहे हैं छात्र भी और विपक्ष के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी। क्या कुछ होता है इस पर रहेगी हमारी निगाह। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।